हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका ज्ञान सम्मान के मंच पे। पिछले लेक्चर में हमने देखा था यूनिट एंड डायमेंशन। ये आपका साइंस का कंसेप्ट सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोग फिजिक्स को पहले कवर कर रहे हैं। फिजिक्स में लेक्चर 1 हो चुका है। जो लोग भी ये नहीं देखे हैं वो लोग जाके ये देख सकते हैं वीडियो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूँगा, तो उसको ज़रूर देखें। इसके बाद आपका किसी भी एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन में आई थिंक कोई डाउट नहीं रह पाएगा। तो इससे पहले लेक्चर स्टार्ट करूं, जो लोग भी ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं या जो लोग भी इन फ्यूचर देखेंगे, आप सभी के लिए इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अब कोई कंसेप्ट से वंचित ना रह सके। साथ ही साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब भी करें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फिजिक्स का ये नेक्स्ट लेक्चर। तो यहाँ पे देखें, आपको हम लोग मैकेनिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए ये होता क्या है। सबसे पहले तो ये आपके एग्जाम में जनरली नहीं पूछा जाता है, जस्ट हम लोग एज ए डिफिनीशन इसको देख लेते हैं। यांत्रिकी क्या होता है? भौतिक विज्ञान का एक शाखा है जिसमें पिंडों पे बल लगाने पे होने वाला विस्थापन, यानी दो वर्ड पे यहाँ पे जोड़ दिया गया है। एक, कोई पिंड हो, इस पे बल लगाएं और बल लगाने की वजह से विस्थापन हो, और उसके व्यवहारों का अध्ययन करते हैं। यह एक कोई पिंड है, मान लीजिए ये कोई वस्तु है, इस पे हम कोई फोर्स लगाते हैं। तो जो फोर्स लगाने से जो चेंजेज आएगा इसके में, मान लीजिए ये शिफ्ट होके ये आपको यहाँ आ गया, तो क्यों हुआ, बल कितना लगाना पड़ा, और क्या ये बल लगाते लगाते ये मूव कर गया, इसमें क्या पोजीशन आया बल लगाने के बाद। ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, गति क्या है, यानी मोशन और रेस्ट के बारे में बात करेंगे। देखिए गति क्या है और गति के नियम के बारे में बात करेंगे। तो यदि टाइम के साथ किसी भी वस्तु के सापेक्ष किसी बॉडी की स्थिति, पोजीशन बदल जाए, उसमें परिवर्तन आ जाए, तो इसे ही मोशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक वस्तु है, ये कोई एक वस्तु है, मान लीजिए इसको हम ले लेते हैं, एक ये कार ही है, मान लीजिए एक कार है आपको। अभी जो है सुबह के मान लीजिए 10 बज रहे हैं, सुबह के 10 बज रहे हैं, इसका पोजीशन ये है। आफ्टर सम टाइम यहाँ पे हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं। ये कार में तो आपको फोर्स में अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो यहाँ पे हम इसको ठेला गाड़ी ही ले लेते हैं। ये ठेला गाड़ी है आपके लिए। ठेला गाड़ी में यहाँ पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं। आफ्टर देखते हैं 1 मिनट बाद जो है ये इस पोजीशन में आ जाता है। 1 मिनट बाद ये इस पोजीशन में आ गया। तो देखें ये क्या किया, अपना पोजीशन चेंज किया टाइम के साथ। 10 बजे यहाँ था और 10 बज के 1 मिनट पे जो है ये यहाँ आ गया, इसके पोजीशन में चेंज हुआ। इसका मतलब ये कहेंगे हम लोग कि ये मोशन में है, ये गति में है। तो टाइम के रिस्पेक्ट में यदि अपने पोजीशन को चेंज करता है तो उसे हम मोशन कहते हैं। एक बात और बता दूं, ये सभी फिजिक्स के जितने भी हम लोग लॉ पढ़ेंगे, जितने भी हम नियम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अर्थ को हम लोग स्थिर मान के देखेंगे। आप सभी को पता है कि हमारा अर्थ जो है स्थिर नहीं है, तो यहाँ पे जो भी हम लोग अध्ययन करेंगे वो अर्थ को स्थिर रख के मानेंगे। आपको पता ही है कि सन है, सन के चारों ओर हमारी पृथ्वी जो है चक्कर लगाती है, साथ साथ अपने एक्सिस पे भी मूवमेंट करती है। ये हम लोग ज्योग्राफी में इसको अच्छे से कवर करेंगे। ऐसे जनरल बात ये आपको लोगों को पता ही होगा कि अपने एक्सिस पे भी पृथ्वी जो है चक्कर लगाते रहती है, जिसकी वजह से दिन और रात होता है। और ये सन का भी एक चक्कर जो है लगाने में 365 दिन और 6 घंटा लेती है। तो जनरली तो यहाँ पे कोई भी वस्तु यदि पृथ्वी पर हो तो रेस्ट में हो ही नहीं सकता है। यदि पृथ्वी मोशन में है तो वस्तु कैसे रेस्ट में हो सकता है। फिर भी हम जो भी अध्ययन करते हैं वहाँ पे पृथ्वी को रेस्ट मान के ही अध्ययन करते हैं। चलिए, आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा कि हम गति किसको कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं।
यहाँ पे कुछ कुछ टर्म हम पढ़े इससे पहले, ये कुछ टर्म आप देख लें। ये हम लोग देख चुके हैं पिछले लेक्चर में, मुझे लगा मैं ये नहीं कराया हूँ। चलिए आगे देखते हैं, कुछ कुछ और बेसिक टर्म देख लेते हैं। यहाँ से ज़्यादातर जो है न्यूमेरिकल ही बनते हैं। देखिए, औसत क्या होता है और चाल क्या होता है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो सिंपल आपको पता है कि औसत क्या होता है, कुल दूरी अपन कुल समय, तो इसी को औसत बोलते हैं हम। यहाँ पे हम डेप्थ में बात नहीं करेंगे क्योंकि आपके एग्जामिनेशन के लिए बिल्कुल नीड नहीं है उसकी। चाल बराबर क्या होता है, दूरी अपन समय होता है। नेक्स्ट देखें, औसत वेग की बात करें तो विस्थापन अपन कुल समय होता है। नेक्स्ट देखें, एक और कंसेप्ट होता है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव मतलब विथ रिस्पेक्ट टू अदर, यानी मान लीजिए एक एग्जांपल हम लेते हैं, हम ट्रेन की एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कोई ट्रेन है और एक दूसरी और ट्रेन है इसके पैरेलल में, ये ट्रेन ए है, ट्रेन बी। ये मान लीजिए आपको 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और ये जो है आपको 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सेम डायरेक्शन में दोनों मूव कर रहा है। अब इस ट्रेन में एक मान लीजिए कोई यात्री बैठा हुआ है, तो इसको ये ट्रेन जो है कितने स्पीड में चलता हुआ दिखेगा। देखिए 60 से ये भी चल रहा है, ये 65 से चल रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहा है। तो ये ट्रेन जो है इस यात्री को दिखेगा 5 किलोमीटर पर सेकेंड से। तो ये ट्रेन आपको दिख रहा है 5 किलोमीटर पर सेकेंड से, इसी को बोलते हैं हम रिलेटिव स्पीड, यानी विथ रिस्पेक्ट टू ए, स्पीड ऑफ ट्रेन बी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए। यदि इस ट्रेन में कोई व्यक्ति बैठा है, इसको ये ट्रेन कितने स्पीड में दिखेगा, तो ये तो लैगिंग दिखेगा -5, ठीक है। तो ऐसे -5 तो कोई स्पीड होता नहीं है। तो आप आई थिंक रिलेटिव स्पीड आपको समझ में आ गया होगा विथ रिस्पेक्ट टू अदर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये सब कंसेप्ट आप हल्का हल्का जान ले। गति के प्रकार कितने होते हैं, तो एक स्थानांतरीय मोशन होता है, स्थानांतरीय मोशन जिसको हम लोग ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हैं। नेक्स्ट देखें, एक आपको प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, यानी एक मोशन सिंपल सा मोशन हो गया, एक प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। प्रोजेक्टाइल कहने का मतलब जैसे आप एक फुटबॉल को किक करते हैं, ठीक है, तो ऐसा कुछ मोशन बनता है। एक वर्टिकल मोशन होता है, एक आपको पीरियोडिक मोशन होता है, एक सर्कुलर मोशन होता है, एक मोशन अंडर ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी के अंदर में जो मोशन होता है। अब देखिए, ये सब आप नाम जान ले, इसका डिफिनीशन आपको याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। गति के नियम देखिए क्या क्या होते हैं, तो न्यूटन ने गति के नियम दिए हैं। देखिए, गैलीलियो और आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले गति के बारे में बताया था और अपना विचार प्रस्तुत किया था। भौतिकी के पिता जो है आइजैक जो न्यूटन है, 1687 ईस्वी में एक अपना पुस्तक लिखे है प्रिंसिपिया, और इसी में सबसे पहले गति के बारे में बताएं। तो ये भी क्वेश्चन आपसे फैक्चुअल पूछा जा सकता है, प्रिंसिपिया बुक के राइटर कौन है, ठीक है। और गति के नियम देखिए क्या क्या दिया गया, तो हम पहले गति का नियम देखते हैं। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ये नियम आपसे पूछे नहीं जाएंगे। आपसे यहाँ क्या पूछा जाएगा, तो इसका आपको एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो भी एग्जाम में आता है वही आपसे पूछा जाएगा। देखिए, कोई भी वस्तु है वो विराम अवस्था में ही रहना चाहता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल काम नहीं करता है। कोई भी वस्तु है, मान ले ये कोई भी ये वस्तु है, तो ये इसी पोजीशन पे रहना चाहेगा जब तक इस पर कोई बाहरी फोर्स ना लगाया जाए। इसी को हम बोलते हैं ये गति का पहला नियम। गैलीलियो ने ये नियम दिया था, इसको जड़त्व का नियम बताया था। और इस प्रॉपर्टी को कोई व्यक्ति या वस्तु उसी दशा में रहना चाहती है जिस दशा में है, यानी कोई वस्तु यदि रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है, कोई वस्तु यदि मोशन में है यानी गति में है तो गति में रहना चाहती है। इसी प्रवृत्ति को क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम। तो जड़त्व का नियम क्या कहता है कि हम जिस पोजीशन में हैं वैसे ही रहना चाहते हैं, और यही क्या है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। बस इतना ध्यान रखें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे एक दो पॉइंट और लिखा हुआ है, किसी वस्तु का जड़त्व उसकी प्राकृतिक गुण होती है जो वस्तु की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, यानी उसी पोजीशन में बने रहना चाहती है। किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है उसके जड़त्व के माप होता है,
यानी जितनी भारी वस्तु होगी जड़त्व तो उतना ही ज़्यादा होगा। गति के प्रथम नियम से हमको बल का परिभाषा भी मिलता है, और आपको पता ही है बल का परिभाषा क्या है, वह एक बाह्य कारक है, एक्सटर्नल एजेंट होता है जो किसी भी प्रारंभिक वस्तु पे लग के उसके परिवर्तन को बदलने की चेष्टा करता है। बल का SI मात्रक आपको पता ही न्यूटन होता है, हमने देखा था, ये एक सदिश राशि है। अब इसका उदाहरण आप ध्यान दें क्या क्या है। जब कोई गाड़ी विराम अवस्था में होती है, कोई भी गाड़ी मान लीजिए स्टैटिक है और अचानक से जो है चलना शुरू की, तो उसमें के यात्री क्या होते हैं, आपको अचानक से यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, ये इसका उदाहरण हो गया। नेक्स्ट, मान लीजिए ये चलती हुई जो गाड़ी है और इसमें अचानक से ब्रेक लगा दिया जाए, तो क्या होता है। अब देखिए गाड़ी चल रही है तो गाड़ी तो मोशन में है ही, साथ साथ जो गाड़ी में बैठने वाला है वो भी मोशन में है, ये दोनों लोग क्या है, मोशन में है। एक बाइक जब ब्रेक लगता है तो गाड़ी तो जो है यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स होता है, उसके वजह से स्टैटिक हो जाता है, बल्कि हम मोशन में ही रह जाते हैं, तो हम अचानक आगे की ओर झुक जाते हैं। इसीलिए आपको सजेस्ट किया जाता है कि जब भी आप गाड़ी में यात्रा करें तो आप सीट बेल्ट लगा के करें। जब आप तीखे मोड़ पे जब मुड़ते हैं तब भी आप विपरीत दिशा में जो है झुक जाते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल है आपका। धूल लगे कपड़े में, कंबल में, कारपेट में डंडे से पीट के हम धूल कण अलग करते हैं। पेड़ की शाखाओं को जोर जोर से हिलाने पर उसके फल जो है टूट के गिर जाते हैं। तो ये सब गति के प्रथम नियम के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट देखें गति का द्वितीय नियम क्या होता है। इसमें क्या है, आपको किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है। यही आपका गति का सेकंड नियम। यानी क्या कहना चाह रहा है ये, F बराबर ma, यानी किसी वस्तु पर आरोपित बल जो है उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उस बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होती है। यही आपको बताना चाह रहा है। मैं पहले ही बता दूंगा, डिफिनीशन आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पे W बराबर mg लिखा है। भार क्या होता है, एक काफ़ी लोग को जो कन्फ्यूजन बना रहता है वेट और मास में, यानी वेट का मतलब भार हो गया आपका, मास का मतलब द्रव्यमान हो गया। वेट और द्रव्यमान में क्या रिलेशन होता है, तो देखिए वेट बराबर होता है आपका m इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो भी होता है। तो आपका मास में जी को मल्टीप्लाई करते हैं तो वेट आ जाता है आपका, और आपको पता है जी का मान 9.8 होता है। एक क्वेश्चन यहाँ से सिंपल छोटा सा बनता है कि यदि किसी व्यक्ति का जो वेट है, वजन पृथ्वी पे यदि 60 kg है तो चांद पे यदि हो जाता है तो उसका वजन कितना हो जाता है। तो देखिए वेट बराबर क्या होता है, मास इंटू आपको यहाँ पे जी गुरुत्वीय त्वरण। तो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण लगभग यहाँ पे 10 है, ठीक है। और यदि चांद की मैं गुरुत्वीय त्वरण की बात करूँ तो ये लगभग 6 टाइम कम होता है, 6 टाइम ये कम होता है, तो इसका वेट लगभग 10 kg हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक आध क्वेश्चन जो है आपको ट्विस्ट करके पूछा जाता है, इसको ध्यान देंगे। एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि मान लीजिए कोई वस्तु है जिसपे चांद पे उसका द्रव्यमान जो है 5 kg है, तो पृथ्वी पे कितना होगा। तो मैं बता दूंगा कि द्रव्यमान जो है कहीं भी चेंज ना होता है। द्रव्यमान आप कहीं भी लेके चले जाएं, ये चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होता है, आपका वेट चेंज होता है। नेक्स्ट देखिए संवेग क्या होता है। तो संवेग आपका P बराबर mv, ठीक है, याद रखें जनरली इसको। और यहीं से डिफिनीशन निकल के आता है F बराबर ma। ये गति के द्वितीय नियम का कुछ उदाहरण है। ये क्रिकेट के खेल में जो क्षेत्ररक्षक होता है, जब तेजी से उसके तरफ गेंद आता है तो कैच करते समय अपने हाथ को क्या कर लेता है, पीछे कर लेता है, ताकि जो है कैच पकड़ते हुए उसे चोट ना लगे। कराटे का खिलाड़ी जो है हाथ में प्रहार करते समय झटके से बर्फ की सिल्ली तोड़ देता है। कील को दीवार में ज़्यादा गहराई तक गाड़ने के लिए भारी हथौड़े का प्रयोग किया जाता है। ये सब कुछ इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे इस इमेज में आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे देखिए ये जो भी क्रिकेट का खिलाड़ी है, बॉल यहाँ पे कैच करते समय अपने हाथ को शिफ्ट करके यहाँ पे ला दिया। क्रिकेट में खेल में तेजी से आती हुई कैच की गेंद को क्षेत्ररक्षक अपने हाथों से पीछे की तरफ खींचता है। तो ये सब कुछ इसके एग्जाम्पल है। गाड़ियों में लगने वाले झटकों से बचने के लिए स्प्रिंग और शॉक लगाया जाता है, ठीक है। तो ये सब आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखें गति का जो है तृतीय नियम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनते हैं। जनरली क्या होता है, क्रिया के बराबर और विपरीत डायरेक्शन में प्रतिक्रिया होती है।
यही होता है आपका गति का विपरीत जो तीसरा नियम। यानी कहने का मतलब कोई वस्तु है एक, मान लीजिए ये एक्शन कर रही है, तो इसके पैरेलल में जिस पे ये एक्शन कर रही है वो इस पे क्या करता है, रिएक्शन करता है। इसी को हम बोलते हैं, जैसे एक एग्जांपल ले लें, आप मान लीजिए मार्केट में जा रहे हैं, आप मार्केट में जा रहे हैं और कोई आपको जो है आपके हाइट का, सेम हाइट का, आपके क्लास का कोई आपको तुरंत एक थप्पड़ जड़ दिया, एक्शन कर दिया, आप तुरंत उसको रिटर्न में एक थप्पड़ जड़ दिए, रिएक्शन कर दिए। तो एक्शन और रिएक्शन हुआ, क्रिया का जो है बराबर प्रतिक्रिया हुआ। ये मैं एक एग्जांपल ऐसे ही आपको बताया कि क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होता है और अपोजिट होता है। यही न्यूटन का तृतीय गति का नियम। अभी आप कुछ एग्जांपल से इसको बिल्कुल इजीली समझ लेंगे। जैसे देखिए पहला एग्जांपल, ये एग्जांपल जो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है, पूछता है कि ये गति के कौन से नियम को फॉलो कर रहा है। जैसे देखिए, बंदूक से जब गोली छोड़ी जाती है, जिसने बंदूक चलाया हुआ इसको फील किया होगा कि बंदूक द्वारा जो है गोली के एक बल जो है आगे की ओर आरोपित, और गोली भी बंदूक पे एक विपरीत दिशा में बल लगाता है। जैसे आप मूवी वगैरह देखे होंगे, यदि बॉर्डर मूवी किसी ने देखा होगा तो वहाँ पे देखे होंगे कि जो भी आपका फौजी होता है अपना हाथ ऐसे ऐसे हिलाते रहता है, तो हाथ हिलाने का उसका पर्पस है वहाँ पे दिखाना, एक फोर्स लगता है, उस फोर्स को बैलेंस करने के लिए ऐसा करता है। जैसे ही आपको कोई बंदूक है तो जैसे ही इससे गोली बाहर निकलता है तो ये बंदूक जो है पीछे एक फोर्स लगाता है, इसीलिए हमें हाथ को जो है लूज रखना चाहिए। तो एग्जाम्पल है किसका, तृतीय नियम का। फिर एक देखिए, रॉकेट की गति, उससे निकलने वाली गैस की प्रतिक्रिया। रॉकेट जो है आपको, रॉकेट जब निकलता है इसमें जो गैस निकलता है, रॉकेट ऊपर जाता है और गैस उतना ही गति से नीचे आता है। नाव में जल पे चलाने के लिए चप्पू से पानी के पीछे की ओर धकेलना। नाव में ज़मीन पर कोई नाविक जब आगे की ओर कूदता है तो नाव जो है पीछे की ओर चला जाता है। ये सब आपने लाइव जो है प्रैक्टिकली देखा होगा। ये गति के तृतीय नियम के उदाहरण हैं, ये सब ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट देखें, तो मैं आपको चैप्टर में ज़्यादा डेप्थ में मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आपको नीड नहीं है उन सब कंसेप्टों का। नेक्स्ट देखिए, त्वरण क्या होता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए। कोई वस्तु है, मान लीजिए उसके वेग में समय के साथ जो परिवर्तन आता है उसे ही त्वरण कहते हैं। जैसे कोई वस्तु है, मान लीजिए फाइनल स्पीड उसका वेलोसिटी जो है vf है, यानी vf यानी मैं फाइनल को इंडिकेट कर रहा हूँ, और इनिशियल जो है vi है, और उस पर टाइम जो है लगा t टाइम लगा, यानी चेंज इन टाइम की बात कर रहा हूँ, तो एक्सेलेरेशन ये हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई कार है, मान लीजिए कोई कार है, ये कार जो है अभी यहाँ पे स्टैटिक है, अभी चालू नहीं हुई है। ये कार जो है 5 मिनट बाद यहाँ पहुँच जाती है, मान लीजिए, ठीक है। तो इसका स्पीड यहाँ पे क्या था, u0 था, यहाँ पे भी कुछ इसका स्पीड होगा, कुछ टाइम लगा होगा इसको यहाँ से यहाँ डिस्टेंस लेबर करने में, तो इसका एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपन जो भी टाइम टेकन होगा। तो यहाँ पे t हमने लिख दिया, चेंज इन टाइम। v देखिए यहाँ पे क्या है, मान लीजिए ये 5 किलोमीटर पर आवर से आगे जाता है तो ये 5 हो जाएगा। u यहाँ पे 0 है, ये इसका मान लीजिए 2 आवर में अचीव किया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्सेलेरेशन हो जाएगा। एक्सेलेरेशन बेसिकली क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी वेग समय के साथ परिवर्तन को ही, इसको याद रखेंगे आप। तो यहाँ पे देखें, ये डायरेक्ट एक बार एग्जाम में पूछ दिया था एक्सेलेरेशन का डिफिनीशन, तो ए बराबर v माइनस यू अपन टी, इसको एक नज़र में ध्यान रखेंगे। यहाँ पे v जो है आपका फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल है, और t चेंज इन टाइम है। अब इसका आप यूनिट भी लिख सकते हैं चाहे तो। देखिए वेलोसिटी है ऊपर, तो वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी, कुछ वेलोसिटी ही आएगा, टी होगा। वेलोसिटी का आपने देखा था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम का देखा था सेकेंड, तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, मीटर पर, यहाँ पे ये सेकेंड ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे देखें ये आपका ये हो जाएगा मीटर, और ये आपका यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर है, ये वेलोसिटी के लिए है। ये टाइम का भी एक अपना एक सेकेंड है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका, देखें मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड क्या बन जाएगा, देखें वेलोसिटी देखिए
कुछ लोग को ये समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। यहाँ पे आपने देखा था वेलोसिटी क्या होता था, वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर। टाइम का यूनिट क्या हो जाएगा आपका, सेकेंड। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, तो हम क्या लिख देंगे, ए इक्वल टू वेलोसिटी के बदले हम लिख देंगे मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे टाइम के लिए क्या लिखेंगे, सेकेंड। तो ये क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने वहाँ पे शायद मिस्टेक से कुछ गलत लिख दिया था, तो उसे आप सुधार लेंगे। यहाँ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आएगा। ये आपका एक्सेलेरेशन का यूनिट हो गया, ये भी डायरेक्टली पूछा जा सकता है। इसके अलावा आप एक और काम कर सकते हैं, इसका डायमेंशन भी लिख सकते हैं। डायमेंशन हमने आपको सिखाया था, एम एल टी। यहाँ पे एम नहीं है तो पावर 0 इसका, एल है तो एल का पावर 1, टी का पावर -2। तो आपका ये क्या हो जाएगा, m0, एल का पावर 1 और टी का पावर -2। आप जो है जब भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो जैसे मैं अभी सॉल्व किया वैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। त्वरण आपको पता ही है कि सदिश राशि होती है। नेक्स्ट देखें, ये कुछ आपको गति को लेके समीकरण है, जैसे v बराबर यू टी। यहाँ पे v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल है, a एक्सेलेरेशन है, t टाइम है। यहाँ पे s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, v स्क्वायर बाय यू स्क्वायर प्लस 2s है। और 9वें सेकेंड में यदि चाल आपको निकालना है, दूरी निकालना है, चली गई, तो इसके लिए एस एन बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे ये 2n-1 टी स्क्वायर, इसको एक नज़र में आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखें, ये सर्कुलर मोशन की बात कर रहा है। तो आप सभी ने देखा होगा कि जब कोई वस्तु जो है किसी वृत्तकार पथ पे, जैसे यहाँ पे इमेज में आप देख पा रहे होंगे, एक वृत्तकार पथ है, इस पे कोई भी वस्तु मान लीजिए आपको घूमता है, कोई वस्तु यहाँ से इनिशिएट करता है और इस पे कोई भी मोशन करता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, आपको सर्कुलर मोशन बोलते हैं। यहाँ पे देखें, कोई कण यदि डेल्टा टी समय में आर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पे डेल्टा एस दूरी तय करता है, तो इसका कोणीय विस्थापन कितना होता है, तो उसका ये रिलेशन है, कोणीय विस्थापन डेल्टा एस अपन आर होता है। एंगुलर वेलोसिटी होता है आपका, वृत्तकार मार्ग पे गति करते हुए कोई कण जो है कोणीय विस्थापन के परिवर्तन के दर को ही क्या बोलते हैं, कोणीय वेग बोलते हैं। ठीक है, ये भी एक सदिश राशि होता है, ध्यान रखेंगे। कोणीय वेग का मात्रक जो है रेडियन पर सेकंड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखें क्या है, कोणीय वेग की बात कर रहा है, तो आपका रेडियन पर सेकंड हो जाएगा। और इसका सूत्र देखिए, यहाँ पे सेकंड का हो गया टी का पावर -1। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, लीनियर वेलोसिटी की बात कर रहा है, रेखीय वेग की। तो ये सब जो है आपके उतने काम की चीज़ है नहीं। एक होता है आपका अभिकेंद्र बल, या अभिकेंद्रीय त्वरण की बात किया है। इसका आप एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे। देखिए, अभिकेंद्रीय बल का कुछ उदाहरण है, जब कोई कार या रेल सड़क पे मोड़ पे रेल पटरी पे मुड़ती है, तो उसे मोड़ने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल टायरों द्वारा सड़क के बीच लगने के लिए घर्षण बल प्राप्त हो जाता है। ग्रहों को सूर्य के चारों ओर घूमने के लिए, उपग्रहों को ग्रहों के चारों ओर घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल गुरुत्वाकर्षण बल होता है, यानी एक बल चाहिए होता है। ठीक है, किसी परमाणु में नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में घूमने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को आवश्यक अभिकेंद्रीय बल जरूरती हो। जैसे देखिए, ये कोई आपका कोई भी एटम है, इसमें अंदर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यही दोनों होता है। और यहाँ पे क्या होता है, आपको इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो ये इसका चक्कर लगाते रहता है, तो इसमें क्या होता है, एक बल काम करता है, इसी को आपको बता रहा है। दैनिक जीवन में इसका कुछ उदाहरण है, जैसे साइकिल चलाते समय साइकिल सवार अपने शरीर को साइकिल सहित मोड़ के केंद्र की ओर झुका लेता है बैलेंस करने के लिए, क्योंकि एक फोर्स काम कर रहा होता है। नेक्स्ट देखें, मैं आपको अनवांटेड चीज़ें जो है, जो एग्जाम में जनरली नहीं पूछी जाती है, उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। अब देखिए, एक सेंट्रीफ्यूगल की बात होती है, तो इसका भी आप उदाहरण ध्यान में रखेंगे।
यहाँ से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे दूध से क्रीम निकालने के लिए कौन से हम लोग टेक्निक यूज करते हैं, तो यही आपका होता है अपकेंद्रित, यानी अपकेंद्रित पंप हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया। एक होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको। देखें यहाँ पे एक इमेज में आपको दिख पा रहा होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन यानी किसी एंगल पे एक हिट किया। जैसे एग्जांपल आप प्रैक्टिकल देखेंगे अगर, तो एक कोई भी खिलाड़ी होता है, यदि फुटबॉल को हिट करता है तो आप देखेंगे ऐसे मोशन करते हुए जाके गिरता है। या अभी आपने ओलंपिक में देखा था नीरज चोपड़ा को भाला फेंक में, तो उनका भाला जो है, उन भाला जाने का जो है डायरेक्शन कुछ ऐसा था आपको, ठीक है। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन ही था। अब इसमें जो होता है किस एंगल पे जो है इसको हम रिलीज करें कि सबसे अधिक डिस्टेंस तय करें, तो ये होता है आपका 45 डिग्री। अगर एग्जाम में पूछ दे तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। इसी का प्रैक्टिस करते हैं ये लोग और गोल्ड मेडल लेके आ जाते हैं। सबसे दूर डिस्टेंस जो है कौन फेंकेगा, तो देखें इसी के हम प्रोजेक्टाइल मोशन इसको बोलते हैं, ठीक है। आगे देखें, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, मैं यहाँ पे जो है कुछ कंसेप्ट मिस कर रहा हूँ तो उसका कोई आपको नीड है नहीं, ठीक है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, उसको मिस कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, छोड़ने का मेरा पर्पस यही है इस कंसेप्ट को। देखिए प्रक्षेप की प्रास के बारे में बात किया है कि इसका रेंज क्या होता है, उसी के बारे में देखिए यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, कण को अधिकतम प्रास प्राप्त करने के लिए 45 डिग्री प्रक्षेपित किया जाना चाहिए। यानी 45 डिग्री एंगल पे आप जो है किसी चीज़ को रिलीज करेंगे तो ये सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस अचीव करेगा। यदि मान लीजिए आप कहते हैं 45 से अधिक कर देते हैं, तो आप 45 से यदि अधिक करेंगे तो ये उससे कम डिस्टेंस तय करेगा। अब आप 45 से कम करते हैं तब ये कम डिस्टेंस तय करेगा, यानी 45 पे क्या करता है, मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करता है। पीरियोडिक मोशन क्या होता है, तो एक निश्चित पथ पे गति करती वस्तु जब एक निश्चित समय अंतराल के बाद बार बार अपनी गति को दोहराती है तो इसे ही पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। दोलन गति एक ऑसिलेटिव मोशन होता है, आपने देखा होगा दोलन गति एक फिक्स पाथ पे जो है दोलन करती रहे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब देखिए एक आध क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है आपसे, लोलक के बारे में थोड़ा सा देख ले। पेंडुलम, यदि कोई एम द्रव्यमान की गोली है, नगण्य द्रव्यमान के धागे से बांधी हुई किसी धुरी के पारित सरल आवर्त आवर्त गति करती है, तो इसका लोलक कहा जाता है इसी को। अब ये लोलक जो होता है, लोलक का इक्वेशन आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। लोलक द्वारा पूर्ण आवर्त में लगने वाले समय को लोलक आवर्त काल कहते हैं, और ये आवर्त काल का आपको दिया हुआ है T = 2 पाई रूट अंडर ए अपन जी। अब देखिए यहाँ पे जी जो होता है आपको एक कांस्टेंट होता है, ये पाई जो होता है ये भी कांस्टेंट होता है। ये टाइम पीरियड, लोलक का जो टाइम पीरियड है वो किस पे निर्भर करता है, एल पे। यदि एल बढ़ेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, एल घटेगा तो टाइम पीरियड घटेगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी पूछे जाते हैं कि लोलक का टाइम पीरियड जो है किन पे निर्भर करता है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को ध्यान देंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। एक्चुअली क्या है, मैकेनिक्स जो है काफ़ी बड़ा पोर्शन है, इसके ऊपर न्यूटन अपना पूरे अपने जीवन का एक बहुमूल्य समय लगा के काफ़ी सारा यहाँ पे काम किए। तो पॉसिबल तो नहीं है कि इसको हम लोग 1-2-3 घंटे में काफ़ी डेप्थ में कर सकें, लेकिन हमें नीड भी नहीं है, इसलिए बिल्कुल ध्यान न दें। अब किताब में सारी बातें लिखी जाती है, हमने इस किताब का रेफरेंस इसलिए लिया कि मेरे पास अभी इतना टाइम है नहीं जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि मैं जो है कंटेंट को अभी लिख सकूँ जितना आपको नीड है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ जो भी बता रहा हूँ बस उतना ही आप कर लें, आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे देखें, सॉरी, यहाँ पे देखें चंद्रमा पे जो है लोलक घड़ी ले जाने पे उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पे गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के मान से 1/6 गुना कम हो जाता है। अब देखिए आपको पता ही है, तो हमने अभी डिफिनीशन उसका देखा था टाइम पीरियड का, 2 पाई रूट अंडर एल अपन जी देखा था हमने, यही देखा था। तो आप देखें
जी यदि कम होगा ओवरऑल, तो ओवरऑल इसका वैल्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, घड़ी वहाँ पे सुस्त हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए फोर्स क्या होता है, तो इसका डिफिनेशन हमने बता ही दिया था। बल क्या है, एक एक्सटर्नल एजेंट होता है, बाह्य कारक होता है, जो किसी भी वस्तु पे लग के उसके पोजीशन को क्या होता है, चेंज करने का प्रयत्न करता है। बल का मात्रक आप सभी को पता ही है, न्यूटन होता है। अब बल जो है डिफरेंट टाइप के होते हैं। एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है, आपको पता ही है। विश्व में कोई भी वस्तु यदि स्थिर है पृथ्वी पे, तो किसके कारण है, गुरुत्वाकर्षण के कारण है। ये हमारी पृथ्वी है, तो हम इस पृथ्वी पे इस पोजीशन पे यदि खड़े हैं, तो इसका केवल और केवल एक वजह है, वो है गुरुत्वाकर्षण। यदि ना होता तो हम लोग हवा में इधर उधर उड़ रहे होते। अब जितना हैवी आपको मास होता है, उतना ही ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल होता है। इसका फॉर्मूला आप सभी को पता ही होगा, जी इंटू, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ऐसे कहीं दिख जाए कोई छोटा सा न्यूमेरिकल तो आप कर सकते हैं। F इक्वल टू होता है आपको जी इंटू M1 इंटू M2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आपको ये कांस्टेंट होता है, यहाँ पे M1 मास होता है बॉडी फर्स्ट का, M2 बॉडी सेकेंड, और R जो है दोनों के बीच में डिस्टेंस। तो यहाँ से आप फोर्स निकाल सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही ये खगोलीय जितने भी पिंड है एक दूसरे के जो है चक्कर लगा रहे हैं। जैसे हमारी जो हमारा सूर्य है, उसका चक्कर कौन लगा रहा है, हमारा पृथ्वी लगा रही है। और हमारी पृथ्वी का चक्कर कौन लगा रहा है, हमारे पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है आपको चंद्रमा। तो ये सब जो है इसी की वजह से है। अब इसी गुरुत्वाकर्षण बल का आप नाम दे सकते हैं, ये नेचर है। फिजिक्स इसको क्या बताता है, ये एक प्रकार का फोर्स है। आध्यात्मिक लोग इसको क्या बताएंगे, एक प्रकार की शक्ति है, भगवान की शक्ति है। बाकी जो भी माने आप, मैं नास्तिक नहीं हूँ, मेरा कहने का ये तात्पर्य नहीं था। मैं बताया कि ये नेचर जो है इस फोर्स से बाउंड करता है। आगे देखें, एक बल होता है आपको विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो ये विद्युत चुंबकीय जो बल होता है, ये मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है आपको, इसी में एक इलेक्ट्रोमैग्नेट यहाँ पे लिखा है, यानी इलेक्ट्रिक देने की वजह से यदि मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, मैग्नेट डेवलप हो जाता है, उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। मैग्नेट में दो पोल होते हैं, आपको पता ही है, नॉर्थ और साउथ। यदि मैग्नेट को ऐसे ही आप हवा में लटका दें तो उत्तर दिशा की ओर शो करता है, सारे लोगों को पता ही होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट हमने बताया कि जब इलेक्ट्रिक करंट जो देते हैं आप, तो उसके बाद यदि उसमें मैग्नेटिज्म जो है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाता है, उसे इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। आपने फिजिक्स में पढ़ा ही होगा इसे। ये मान लीजिए कोई मेटल हो गया, इसमें यदि हम करंट दें तो आप देखेंगे कुछ समय बाद इसमें मैग्नेट प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगा। जैसे ही आप स्विच ऑफ करेंगे, फिर ये क्या करेगा, थोड़ी देर बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को खो देता है। बाकी यहाँ पे डिटेल में जानने की कोई ज़रूरत यहाँ पे है नहीं, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। बाकी हमारा इसमें तो रिसर्च ही है। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बता रहा है, ये क्या होता है। देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला यहाँ पे दिया है, 1/4 एक्सप्लेन नट इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। ये चार्ज 1 चार्ज 2 पे है। ये जनरली इस टाइप के क्वेश्चन वनडे एग्जाम या कोई पीसीएस एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, फिर भी एक बार फार्मूला आप देख लें। नेक्स्ट है आपको नाभिकीय बल, स्ट्रंग न्यूक्लियर फोर्स। ये न्यूक्लियस में लगता है, आपको पता ही है। न्यूक्लियस में, परमाणु में, नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और जबकि इस पे क्या होता है, धनात्मक आवेश होता है। इसके अलावा आपको पता ही है, नाभिक के चारों ओर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अब यदि किसी भी पब्लिकेशन को बुक बनानी है तो लगभग कंसेप्ट को कवर करने का ही कोशिश करता है। यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ग्रहों के बारे में बताया है। तो यहाँ पे देखें, वे आकाशीय पिंड जो अपनी कक्षाओं में सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते हैं, उन्हें ग्रह कहते हैं। आपको बताइए अभी 8 ग्रह हैं टोटल। और केपलर जो वैज्ञानिक थे,
यही ग्रहों की गति का नियम दिए थे। तो आपसे पूछा जाए ग्रहों की गति का नियम कौन दिया है, डायरेक्टली आप याद रखें केपलर। देखिए यहाँ पे ये आपका सन है, ये चारों ओर जो है कोई फिक्स पाथ पे यदि मूवमेंट होता है तो उसे ही हम ग्रह बोलते हैं। तो ये जो है आपका केपलर का नियम है, इसे ध्यान रखने की बिल्कुल नीड नहीं है, बस आप नाम सुन ले कि ग्रहों की गति का नियम कौन दिया है तो इसको याद रखेंगे। अब न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड नियम दिया है, जो हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया। 1686 में इनका पुस्तक जो था यहाँ पे फिलोसफिया, तो इसी में इन्होंने बताया था कि विश्व के प्रत्येक पदार्थ जो है प्रत्येक कण दूसरे कण से अपनी ओर एक बल से आकर्षित करते हैं, इसे ही गुरुत्वाकर्षण बल करते हैं। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि फिर हमको क्यों नहीं फील होता है, ठीक है। तो इसका वजह यह है कि हमारा मास जो है बहुत कम है। अब ब्रह्मगुप्त जो है न्यूटन से पहले ही बता दिए थे कि सभी वस्तुएं जो है गुरुत्वाकर्षण की वजह से ही जो है एक दूसरे को क्या करती है, खींचती है। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि गुरुत्वाकर्षण के बारे में सबसे पहले कौन बताया, तो आप आंसर कर सकते हैं ब्रह्मगुप्त। बाकी न्यूटन ने इस पर रिसर्च करके बाकी प्रूफ दिया है। देखिए यहाँ पे 2 मास है आपका, ये है आपको मास m1, ये है आपका मास m2, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस आपको r है। तो यहाँ पे आपको फोर्स निकालना है, तो G = m1 × m2/r²। यहाँ पे F देखें, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, रेडियस के जो है इन्वर्सली है। यानी देखेंगे जितना ही ज़्यादा डिस्टेंस होगा आपका फोर्स कम होते जाएगा, मास जितना ज़्यादा होगा। अब हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए ये कोई व्यक्ति हो गया, तो उसका मास जो होगा, मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, इसका मास मान लेते हैं चलिए 50 kg, और अर्थ का मास आपको पता ही है, और व्यक्ति और अर्थ के बीच में डिस्टेंस, ये रेडियस अर्थ का जो है यहाँ पे हम मान लेते हैं सेंटर, तो आपको रेडियस भी पता है। आप देखें यहाँ पे रेडियस काफ़ी बड़ा तो है ही, इसके साथ साथ अर्थ का मास भी ज़्यादा है, और इसके रिस्पेक्ट में व्यक्ति का मास क्या है, काफ़ी ही कम है। अब इस व्यक्ति पे क्या फील होगा, अर्थ को क्या फील होगा इसको लेके, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में फोर्स जो निकलेगा, तो यहाँ पे हम लोग इसके मास को जो है इग्नोर कर देते हैं। चलिए, इस कंसेप्ट में जो है ज़्यादा डेप्थ में जाने की बिल्कुल नीड नहीं है यहाँ पे, बस इस डिफिनीशन को याद रखें। कहीं यदि गुरुत्वाकर्षण का अगर आपको इक्वेशन लिखने का आ गया, तो आप इस इक्वेशन को ध्यान में रखेंगे। साथ साथ यहाँ पे जी का वैल्यू है, ये कांस्टेंट होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। तो ग्रेविटी की हम लोग बात किए कि न्यूटन जो है गुरुत्वाकर्षण के अनुसार हम जानते हैं कि ब्रह्मांड में जो है प्रत्येक वस्तु अपने ऊपरी वस्तु पे एक आकर्षण बल लगाती है। यदि इन दोनों वस्तुओं में से एक पृथ्वी हो तो आकर्षण बल गुरुत्व बल कहलाता है। ये था अपना ग्रेविटेशन। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ पे हम लोग आते हैं सीधे। ये देखिए आपका पृथ्वी पे जी का मान परिवर्तन। अब पृथ्वी के पे जो है जी का मान में परिवर्तन आते रहता है, यानी जी का मान जो है कांस्टेंट नहीं होता है। इससे एक क्वेश्चन जनरली हमेशा पूछा जाता है। ये पृथ्वी का आकृति है, यहाँ पे यदि देखेंगे आप तो यहाँ पे कुछ चिपटी होती है, और नीचे भी ऐसे कुछ चिपटी होती है, पूरी तरह गोल नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये इसका सेंटर है। तो यहाँ से इस डिस्टेंस की बात करें या इस डिस्टेंस की बात करें, तो ये दोनों आपको अलग अलग दिख रहा होगा। तो जब डिस्टेंस अलग अलग हो गया तो आपने देखा ही था अभी मान जो है अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो यही दिया है। पृथ्वी की आकृति जो है पूरी तरह से देखिए गोल नहीं है, ध्रुवों पे इसकी आकृति चपटी होती है जैसे हमने दिखाया, ये इसका पोल हो गया। समुद्र सतह से भूमध्य रेखा पे पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुव की त्रिज्या से लगभग 21 किलोमीटर अधिक होती है, ठीक है। चूंकि जी पृथ्वी की त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती हमने देखा ही था अभी, अतः जो है पृथ्वी का मान जैसे जैसे कम होते जाता है, भूमध्य रेखा पर ध्रुव की ओर जाने पे गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ते जाता है। तो भूमध्य रेखा से ध्रुव पे जैसे ही आप जाएंगे तो क्या होगा, मान बढ़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब एक और आपको बात पता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पे जो है घूमती रहती है, ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पे जो है आपको पता है 26 ½ जो है ये टिल्ट होती है, और अपने एक्सिस पे जो है ये गति करती रहती है। तो इस गति का क्या इफेक्ट होता है, जी पे कोई इफेक्ट होता है क्या, जी बिल्कुल इफेक्ट होता है। ये देखिए यहाँ पे इक्वेशन,
ठीक है, इस इक्वेशन में आपको डिराइव करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो ये स्पीड पे जो है वैरी करते रहता है जी का मान। ठीक है, तो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे देखिए यहाँ पे, यदि पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमना बंद कर दे तो ध्रुवों के अतिरिक्त प्रत्येक स्थान पे जी का मान बढ़ जाएगा और वृद्धि विषुवत रेखा पर सर्वाधिक तथा ध्रुवों पे सबसे कम होगा। बार बार जब मैं ध्रुव बोल रहा हूँ तो इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, और विषुवत रेखा लगभग मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पे पारी तेजी से घूमना प्रारंभ कर दे तो इसका जी का मान घट जाएगा। अब ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है कि मान लीजिए पृथ्वी अपने अक्ष पे जो है तेजी से घूमना शुरू कर दे, यानी जिस स्पीड से अभी घूम रही है उससे ज़्यादा फास्ट में घूमे, तो जी के मान में क्या परिवर्तन होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा जी का मान घट जाएगा। इतना ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखें, बाकी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ भी आपको एक्सप्लेन कर देंगे, वहाँ आपको क्लियर हो जाएगा जिन लोगों को क्लियर नहीं हुआ होगा। थोड़ा मैं यहाँ पे फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट हैं। पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी का मान जो है घटता है, यानी ये पृथ्वी तल से ऊपर जाने की बात कर रहा है। जब भी हम ऊपर जाएंगे तो जी का मान जो है घटेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। पृथ्वी तल से नीचे जाने पर जी का मान जो है यहाँ पे तभी भी घटेगा, तो ध्यान रखेंगे दोनों बात। नेक्स्ट देखें, ये देखिए मैं बात कर रहा था, ये आपकी पृथ्वी हुई। यहाँ से यदि आप ऊपर जाते हैं तभी जी का मान घटेगा, अंदर जाएंगे तभी भी जी का मान घटेगा। ये आप इक्वेशन से देख सकते हैं। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है जहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है जनरल एग्जाम में। लिफ्ट में किसी वस्तु का आभासी भार, एपरेंट वेट की बात कर रहा है। मान लीजिए यदि कोई लिफ्ट है, ये त्वरण से ऊपर जाता है, ये एक्सलेशन से ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने की बात हो रही है। मान लीजिए कोई भी लिफ्ट है, कोई लिफ्ट है आपको, ये ऊपर जा रही है। ठीक है, ये त्वरण से ऊपर जा रही है, तो किसी वस्तु का आभासी भार अपने वास्तविक भार से अधिक प्रतीत होता है। जनरली आपका भार अधिक नहीं हो जाता है, आपको प्रतीत हो जाता है अधिक भार। ये देखिए यहाँ पे W इक्वल टू एम इंटू जी प्लस ए, यहाँ पे जी तो ऑलरेडी है और ए जो है आपको लिफ्ट का त्वरण है, तो आपको लगेगा कि आपका भार बढ़ गया है। ठीक है, यदि वो नीचे आएगी तो आपको क्या लगेगा? आपको भार कम महसूस होगा, आपको हल्का जो है महसूस होगा। W इक्वल टू एम जी माइनस ए। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाएगी, ध्यान दीजिएगा, जब लिफ्ट जो है एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाएगी तो आपको भार में कोई चेंजेस महसूस नहीं होगा। ठीक है, यानी लिफ्ट जब एक्सलेट नहीं करेगी तब आपको कोई चेंज महसूस नहीं होगा। तो इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बनाने वाले ने अगर इस वर्ड को यहाँ पे इस्तेमाल कर दिया कि लिफ्ट जब एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो भार में क्या परिवर्तन होगा, तो आपका आंसर होगा कोई परिवर्तन नहीं होगा। ध्यान देंगे इस कीवर्ड पे। यदि एक्सलेशन कर रही होगी तब आपका आंसर अलग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो मुक्त पिंड भाती नीचे गिरती है। ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार शून्य हो जाता है और भारहीनता बोलते हैं। यदि मान लीजिए लिफ्ट ऊपर जा रहा था और या नीचे आ रहा था, और इसका जो है पहले एक्चुअली में क्या था, मैकेनिकल लिफ्ट हुआ करता था, आजकल इलेक्ट्रिकल लिफ्ट होता है। तो पहले का ही बुक लिखा हुआ है, तो ये कंसेप्ट पहले का ही है। ये अगर मान लीजिए धागा जो है टूट जाता है लिफ्ट का जो भी, तो क्या होगा, तो उसको भारहीनता महसूस होगा। यदि लिफ्ट नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाए तो लिफ्ट में स्थित पिंड उसकी फर्श से उठकर उसकी छत पे जा लगेगी। तो ये लिफ्ट से कुछ कंसेप्ट था जो जनरल एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट दिया है मोशन ऑफ सैटेलाइट। देखिए सबसे पहले सैटेलाइट क्या होता है, आपने बार बार सुना होगा सैटेलाइट सैटेलाइट। तो सैटेलाइट जनरली होता क्या है, ये आकाशीय पिंड होते हैं जो ग्रहों के चारों ओर परिक्रमण करते रहते हैं। जैसे आपको पता है चंद्रमा जो है हमारा एक सैटेलाइट है, कैसा है, नेचुरल सैटेलाइट। इसके अलावा हम लोग जो है काफ़ी सारा सैटेलाइट हम लोग इंडिया भी चाहे और देश लॉन्च करते रहते हैं पृथ्वी के अध्ययन के लिए, वो भी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। बाकी सैटेलाइट का इस्तेमाल जो है हमारे आज के टाइम पीरियड में काफ़ी ज़्यादा है, अभी हम कुछ देखेंगे। तो ये होता है आपको सैटेलाइट। एक होता है आपको भू अस्थायी उपग्रह, ठीक है, जियो सैटेलाइट इसको हम नाम बोलते हैं। तो ये उपग्रह जो होते हैं ये भी पृथ्वी के हमारे चक्कर लगाते रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग।
जिनको भी लेक्चर स्लो लग रहा होगा वो फास्ट करके देख सकते हैं। देखिए भूअस्थायी उपग्रह की कुछ विशेषता है। भूअस्थायी उपग्रह जो है पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर दिखाई देने के लिए इसे पृथ्वी के तल से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर कक्षा पर स्थापित करना चाहिए। भूअस्थायी उपग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमण करता है। भूअस्थायी उपग्रह जो है पृथ्वी के अक्ष में लंबवत विषुवत-रेखीय परिक्रमण करता है। अब इसका उपयोग देखिए क्या क्या है, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भूअस्थायी उपग्रह का उपयोग हम कहाँ करते हैं, तो निश्चित स्थान पे सापेक्ष स्थिर रहते हुए वहाँ के चित्र पृथ्वी पर भेजने के लिए यूज करते हैं। टीवी सिग्नल में इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, टीवी सेट्स वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। रेडियो प्रसारण में इसका इस्तेमाल किया जाता है, दूरसंचार टेलीकम्युनिकेशन में। मौसम पूर्व अनुमान के लिए यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। विमान चालक के दिशा निर्देशन के लिए ये सब हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अंतरिक्ष कार्यक्रम में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये था आपका जियो सैटेलाइट से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये नेक्स्ट दिया है उपग्रहों में भारहीनता। तो आपको पता होगा जहाँ भी जी नहीं होगा वहाँ क्या होगा, भारहीनता आपको महसूस होगा। ठीक है, जैसे देखिए उपग्रहों के अंदर प्रत्येक वस्तु भारहीनता की स्थिति में होती है क्योंकि उपग्रहों के सतह पे यात्री द्वारा लगाई गई प्रतिक्रिया शून्य होता है। अंतरिक्ष में गुरुत्व का अभाव होता है और इसी कारण क्या होता है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे नहीं खड़े हो पाते हैं। अंतरिक्ष यात्री द्वारा जल के गिलास को टेढ़ा करके नहीं पिया जा सकता है क्योंकि ऐसा करते समय गिलास का जल बूंदों के रूप में अंतरिक्ष में तैरने लगता है। अंतरिक्ष यात्री का भोजन एक ट्यूब में पेस्ट की भांति दिया जाता है क्योंकि ट्यूब को सीधा मुंह में दबाकर भोजन ग्रहण किया जाता है क्योंकि वहाँ पे जी का अभाव है। एक होता है छोटा सा कंसेप्ट आपको, एस्केप वेलोसिटी। ये क्या होता है, ये वो वेलोसिटी होता है यदि उससे आप, ये न्यूनतम वेग होता है कि इससे अधिक आप किसी भी वस्तु के यहाँ से फेंक दें तो ये दोबारा पृथ्वी पे लौट के नहीं आएगा, उसे ही हम प्लायन वेग कहते हैं। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। और ये जो है आपको प्लायन वेग है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी किसी वस्तु को या किसी व्यक्ति को आप यदि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड यानी एक सेकेंड में ये 11.2 किलोमीटर यदि चला जाता है तो ये दोबारा लौट के यहाँ पे नहीं आएगा। फिर कहाँ जाएगा ये, तो ये हमारे पृथ्वी का चक्कर लगाने लगेगा। प्लायन वेग का ये सूत्र है v√2g/r। ये होता है आपका प्लायन वेग। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट एक और छोटा सा यहाँ पे कंसेप्ट है घर्षण। आप सभी को पता ही होगा। अब ये घर्षण ना होता तो ना हम चल पाते। तो गॉड को बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग बोले कि ये घर्षण क्या होता है, सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर होता है। यदि हम लोग चल पाते हैं तो इसका वजह क्या होता है, हमारे चल पाने का वजह होता है घर्षण बल। यदि ना होता, अब देखिए बरसात के मौसमों में आप देखते होंगे कि बहुत जगह स्लिपरी एरिया डेवलप्ड हो जाता है तो वहाँ पे आप चल नहीं पाते हैं फिसलन वाले इलाके में, यानी वहाँ पे सरफेस पे क्या है, घर्षण नहीं है। यदि कोई धावक है तो उसके जूतों में देखिएगा तो धावक के जूतों में जो है ऐसे ऐसे कीलनुमा बने होते हैं क्योंकि वो ज़्यादा जो है फ्रिक्शन क्रिएट्स कर सके और धावक जो है गिरे नहीं। तो घर्षण जो है ज़रूरी है हमारे चलने के लिए, रहने के लिए। जो आपको कार मूव कर रही है वो भी घर्षण को ऐसे कर रही है, नहीं तो स्लिपरी आप बना दे तो कार मूव नहीं करेगी। तो घर्षण इसलिए क्या है, बहुत ज़रूरी है। अब घर्षण कहीं के लिए हमारे लिए फ़ायदेमंद है, कहीं के लिए नुकसान भी हमको करता है घर्षण। तो घर्षण जो है सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर होता है, इतना बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, हमारे चलने को लेके बोल रहे हैं। आपको पता है जैसे यहाँ पे देखिए कोई वस्तु है, यहाँ पे यदि ये नीचे आ रहा है तो पीछे भी एक क्या करता है, फोर्स लगता है। जैसे हम लोग मान लीजिए हम लोग चलते हैं तो यदि हम लोग इस डायरेक्शन में चल रहे हैं तो घर्षण बल जो है आपके अपोजिट में लगता है। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। ये घर्षण बल भी 2-3 टाइप का होता है, यहाँ पे दिया आपको। स्टैटिक, ठीक है, एक स्टैटिक होता है, एक लिमिटिंग होता है। ठीक है, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा स्टैटिक क्या होता है, लिमिटिंग क्या होता है। ठीक है, डायनेमिक क्या होता है। घर्षण बल का एक गुण दिया है, क्वालिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स। जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर लुढ़कती है तो दोनों वस्तुओं के संपर्क सतह पर लगने वाला जो घर्षण बल होता है उसको
लोटनी घर्षण बल बोलते हैं। घर्षण बल सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। खुरदुरी सतह का जो है रफ सरफेस का ज़्यादा होगा और पॉलिश सरफेस का कम होगा। तो सिंपल सी छोटी छोटी सी बातें हैं। ठोस वस्तुओं की सतह के मध्य घर्षण बल जो है ज़्यादा होता है, सर्वाधिक होता है, जबकि द्रव के बीच कम होता है। वायु ठोस के बीच में सबसे कम होता है। मशीनों में जो है स्नेहक हम लोग यूज करते हैं। बॉल बियरिंग क्यों यूज करते हैं? घर्षण बल को कम करने के लिए, जिससे एफिशिएंसी मशीन का ज़्यादा बढ़े। ये घर्षण बल का कुछ उपयोग है, देखिए जैसे हमने बताया आपको कि गॉड को बहुत बहुत धन्यवाद बोलिए कि सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर है, और घर्षण बल है ताकि हम लोग चल पाते हैं। सड़कों पे जो है उपयुक्त घर्षण न होने के कारण गाड़ियों की पहिया जो फिसलने लगती है। चिकनी सतह पर घर्षण बल का मान खुरदुरी सतह की अपेक्षा कम होती है। यही कारण है कि सड़कों पे तेल आदि फैल जाने से या केले के छिलके पे पैर पड़ जाने से हम क्या होते हैं, गिर पड़ते हैं। कुएं से बाल्टी पानी निकालते समय रस्सी और घिरनी के बीच घर्षण बल न होने का यह क्रिया मुश्किल हो जाती है, वहाँ पे यदि घर्षण ना हो तो। ये सब छोटी छोटी बातें हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखें, पैदल चलते समय हमारे पैर और सड़क के संपर्क में तल के बीच लगने वाले घर्षण बल के कारण ही हम सड़क पे आगे बढ़ पाते हैं, जैसे हमने आपको बता ही दिया था। आगे देखें, घर्षण की हानि भी है कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप, घर्षण के कारण ऊर्जा का अपव्यय अधिक होता है, जिससे मशीनों की एफिशिएंसी कम हो जाती है। मशीनों के कलपुर्जे घर्षण के कारण ही ऊष्मा ध्वनि उत्पन्न करते हैं, तो ये सब इसका हानि है। अब नेक्स्ट देखते हैं एक छोटा सा और कंसेप्ट, कार्य और ऊर्जा। ऐसे ये सब चैप्टर तो बहुत बड़ा है, बट हम सिंपली हमको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर लेना है। कार्य क्या होता है, ऊर्जा क्या होता है, इनका उपयोग हमारे जीवन में क्या होता है। ये आपसे जनरल फिजिक्स, आप देखेंगे सिलेबस में मेंशन किया है जनरल फिजिक्स, तो जनरल फिजिक्स में हम जनरली पढ़ेंगे, रिसर्च नहीं करेंगे। देखिए, सामान्य भाषा में कार्य क्या कहते हैं, किसी क्रिया को किया जाना ही कार्य होता है। जैसे लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो मैं भी एक कार्य कर रहा हूँ, कोई सुन रहा है वो भी कार्य कर रहा है, ठीक है। तो यही कार्य होता है। कार्य जो होता है बल इंटू बल के दिशा में विस्थापन, ध्यान देंगे वहाँ वर्ड बल इंटू बल के दिशा में विस्थापन, तभी कार्य होगा। जैसे बोला जाता है कि आपको एक क्वेश्चन देखने को मिला होगा कहीं कहीं, कि कुल्ली जो होता है, एक कुल्ली है मान लीजिए, एक कुल्ली जो है, तो ये अपने सर पे जो है, कोई मान लीजिए अपने सर पे कोई वेट लेके जो है मूवमेंट कर रहा है आगे की तरफ, ठीक है। तो ये वेट है, ये मूवमेंट कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। कुल्ली जो है मूवमेंट कर रहा है इस डायरेक्शन में, अपने सर पे क्या लिया है, फोर्स लिया है। अब ये जो भी ये पात्र लिया है, जो भी मान लीजिए एक बैग लिया है, थैला लिया है, तो इसके वजह से इस पे फोर्स लग रहा है नीचे। देखें, आप ध्यान देंगे तो इस पे फोर्स कैसा लग रहा है, यहाँ पे फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, और इसका मूवमेंट कैसा हो रहा है कुल्ली का, इस डायरेक्शन में। तो इस सेम डायरेक्शन में तो हो नहीं रहा है, ठीक है। इसके बीच में एंगल देखें कितना का बन रहा है, 90 का बन रहा है, ठीक है। तो ये होता है W बराबर होता है जनरली FS cos थीटा, और cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे इसका वर्क क्या आता है, 0, इसलिए बोला जाता है कुल्ली के द्वारा जो किया गया कार्य क्या हो जाता है, 0, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कार्य कब होगा, जब आपका फोर्स जो है जिस डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो। जैसे कोई एक यहाँ मान लीजिए गाड़ी है, ठीक है, तो इस पर यदि हम फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पे यहाँ से हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यदि इसका डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, यानी यहाँ से डिस्प्लेसमेंट होकर यहाँ आ गया, तो आपका फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगा, डिस्प्लेसमेंट भी यही, तो हम क्या बोलेंगे, हमने कार्य किया। यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग क्या बोलेंगे, कार्य नहीं किया, ठीक है। तो W बराबर FS जो है cos थीटा होता है, F इंटू डी होता है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ था बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन, ठीक है। बल एक सदिश राशि है, सॉरी, बल एक यहाँ पे क्या लिखा है, अदिश राशि है, ये जो है गलत है। बल क्या है, सदिश है, इसका मात्रक जो है न्यूटन मीटर होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा है, ठीक है। ऊर्जा क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता ही क्या होता है, ऊर्जा होता है। CGS मात्रक इसका अर्ग होता है। MKS SI मात्रक इसका जूल होता है, ठीक है। एक जूल में 1 न्यूटन मीटर होता है, हमने पहले ही देखा था। वाट घंटा देखिए, प्रति सेकेंड 1 जूल कार्य संपन्न होने पे इसे 1 वाट कहते हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें, इन सबको ध्यान में रखें। ये देखिए किलोवाट घंटा क्या होता है,
1 किलोवाट इंटू 1 घंटा 1 किलोवाट घंटा होता है, और 1 किलोवाट घंटा आपको 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। कभी कभी यूनिट कन्वर्जन भी आ जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ऊर्जा के विभिन्न रूप होते हैं। द्रव्यमान ऊर्जा है ये, आइंस्टाइन का इक्वेशन E बराबर mc²। प्रत्येक जो है मैटर की बात कर रहा है कि उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा संचित रहती है, जिसकी गणना आइंस्टाइन के सूत्र से की जाती है। ठीक है, तो जितना भी द्रव्यमान होगा, देखिए ऊर्जा किस पे डिपेंड कर रहा है, E बराबर mc²। तो यहाँ पे मास है, ये c जो है स्पीड ऑफ लाइट है। नाभिकीय ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा इस द्रव्यमान ऊर्जा से ही प्राप्त होता है। नाभिकीय ऊर्जा क्या होता है आपको, न्यूक्लियर ऊर्जा। तो परमाणु के नाभिक में जो ऊर्जा का विशाल भंडार है, जब इसका विखंडन करते हैं, फिजन करते हैं या संलयन, तो इससे ऊर्जा हमको प्राप्त होती है, इसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। और इसका इस्तेमाल आपको पता ही है, पावर प्लांट, ठीक है, या बम बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो साइंस का जो उपयोग है, अनुपयोग भी है, विनाश भी है और कल्याण भी है साइंस। ध्वनि ऊर्जा, साउंड एनर्जी, जब कोई वस्तु कंपन करती है तो उसके कंपन के कारण ध्वनि जो है प्रोड्यूस होती है, जिससे ऊर्जा निहित होती है। इसलिए तेज ध्वनि से कभी कभी कान के पर्दे फट जाते हैं, अर्थात तेज आवाज़ करते वायुयान से गुजरने से कभी कभी देखते हैं खिड़कियों के कांच भी टूट जाते हैं। ये ध्वनि ऊर्जा हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है रासायनिक ऊर्जा, केमिकल। विभिन्न तत्वों के पदार्थों के रासायनिक सहयोग से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे रासायनिक ऊर्जा बोलते हैं। जैसे चूने के पानी में डालने से पानी खोलने लगता है। विभिन्न अम्लों और क्षारों के संयोग से सेल का निर्माण होता है। सेल में जो है आपको अम्ल क्षार डाला होता है, ठीक है, तो ये रासायनिक ऊर्जा हो गया। प्रकाश ऊर्जा आप सभी को पता होगा, प्रकाश के विभिन्न स्रोत जैसे सूर्य हो गया या कोई विद्युत बल्ब दीपक वगैरह हो गया, तो इससे जो ऊर्जा मिलती है हमको प्रकाश ऊर्जा बोलते हैं, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक सेल वगैरह। इसके अलावा देखें उष्मीय ऊर्जा, पता ही होगा, वस्तुओं के जलने से या सौर ऊर्जा के विकिरण से या दो सतहों के घर्षण से या गर्मी से उष्मा से जो भी उत्पन्न होता है उसको उष्मीय ऊर्जा बोलते हैं। हथेलियों को रगड़ने से हमको क्या मिलता है, उष्मा मिलता है। यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी किसको बोलते हैं, ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी किसको बोलते हैं, जस्ट इस जान जाए। इसका कन्वर्जन आता है या कौन सा डिवाइस इसको किस में कन्वर्ट करता है, ये पूछा जाता है। यांत्रिक क्रिया द्वारा प्राप्त ऊर्जा ही ऊर्जा कहलाती है, जैसे गिरता हुआ पत्थर, ऊंचाई पर रखा हुआ पत्थर, दबी हुई स्प्रिंग। एक होता है गतिज ऊर्जा, यानी गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी की बात की जा रही है, 12 mv²। जब कोई भी व्यक्ति वस्तु गति में होता है तो इसमें जो ऊर्जा संचित होता है। एक होता है स्थिति, जब कोई व्यक्ति वस्तु जो है स्थित हो तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होता है, ठीक है। देखें स्थितिज ऊर्जा जो होता है W आपको ऊर्जा P बराबर mgh। ऊर्जा संरक्षण का नियम है। देखिए ऊर्जा के लिए क्या बोला जा रहा है कि ऊर्जा नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो आखिर ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा ना ही उत्पन्न की जाती है ना ही नष्ट की जाती है, ये केवल एक रूप से दूसरे रूप में चेंज होती है। तो एक रूप से दूसरे रूप में केवल ये चेंज होती है। अब देखिए यहाँ पे कुछ डिवाइस है ऊर्जा रूपांतरण के लिए, डायरेक्टली आपको एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे देखिए डायनेमो, डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो या जनरेटर इसको बोल सकते हैं। सितार क्या करता है, अब सितार में क्या करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा अपने उंगलियों से देते हैं और ये ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा में बदलता है। विद्युत सेल को देखें, ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत बल्ब जो है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में। ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में। और ईंधन सेल ईंधन को रासायनिक में। टरबाइन जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। तो हमारे टॉपिक जो है समाप्त हुआ वर्क पावर एनर्जी तक। तो लगभग हम लोग सारे मैकेनिक्स निपटा दिए। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही रखेंगे। आप लेक्चर को बार बार रिपीट करके देख सकते हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन कवर करेंगे। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि हमने जो है मैकेनिक्स छोड़ दिया है, इसलिए हमने इस टॉपिक को जो लिया और संक्षेप में इसको डिस्कशन करने की और बाई कंसेप्ट जो है डिस्कशन करने की कोशिश की। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।